नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो कहते हैं ना, एनफ इज एनफ। उसी मुद्रा में है इस समय पूरा भारत। भारत सरकार हो, हमारी तीनों सेनाएं हो, समवेत स्वर यही है कि बस अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बिगड़ैल सेना को मैसेज भी यही दिया गया है कि अगर इस बार आपने ये युद्ध विराम तोड़ दिया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो आपको उधेड़ दिया जाएगा। और जो हाल केवल 3 दिन की कार्रवाई में किया है भारतीय सेना ने, बहुत सटीक निशाने, उनके 10-11 एयरबेस को तबाह करना, यहां तक कि उनका जो परमाणु जखीरा जहां रखा गया है उसके पास हिट करना। और अब ये जानकारी मिलना कि साहब रिसाव की आशंका हो रही है, इसलिए मिस्र के जहाज, यूएस का जहाज उधर चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्कार्दू से लेकर के नीचे तक, जिस तरीके से पंजाब तक, जिस पंजाब को कभी छेड़ा नहीं गया, सियालकोट हो, मुरीद के हो, बहावलपुर हो, और उसके जितने भी आपके एयरबेस हैं जहां से आमतौर पर सेना संचालित होती है, उनके तमाम चलते हैं, उनको हिट करना। रावलपिंडी तक को, जो उनका सेना का मुख्यालय है। और संभवतः यही वजह है कि वो भागे भागे अमेरिका की शरण में गए और त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति वहां पर है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो हमारे डीजीएमओ से जुड़े हुए तीनों सेनाओं के सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, उनकी दूसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने फिर से पाकिस्तान को एक मैसेज भेज दिया है। इन्हीं सब पहलुओं पर जरा चर्चा करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित कर्नल अजय रैना साहब। तो रैना जी को जोड़ते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार आपको भी ओमकार जी, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद बुलाने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो क्या कुल मिलाकर के भारत की तरफ से मैसेज गया है? मैसेज तो हमने बोल ही दिया कि अब युद्ध विराम तोड़ोगे तो उधेड़ देंगे। आई थिंक ये जैसे डीजीएमओ साहब ने पहले मेंशन किया पहलगाम का नाम लेके, और हमारे जो डीजी एयर ऑपरेशंस जिन्हें जो बेबिन होना प्रीत करके बोला, तो इरादा बहुत क्लियर है और इसमें कुछ छुपाने वाला कोई पखंड नहीं किया जा रहा, और जो इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैसेजिंग क्लियर, इस गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा एक आलोचना हमने बहुत बार की है कि मैसेजिंग इनकी थोड़ी सी नैरेटिव बिल्डिंग, आपने किसी दुश्मन मुल्क के रिक्वेस्ट पे आपने युद्ध रोकने की घोषणा की, कर गया वो ट्रम्प, बीच में लोगों को ये लगने लगा कि वो हमें आके बिठा के क्लास ले गया। तो उसके बाद ये जो आई थिंक हम सीखते हैं ओमकार जी, हम सब इंसान हैं, थोड़ी गलतियां भी होती हैं, कुछ होता है। जहाँ तक युद्ध हुआ उसमें हमने क्या किया, वीडियोज आ रहे हैं जैसे चिल्ला रही है जनता। पहले 2 दिन तो वो पागलों की तरह बड़े होइयां शोइयां उड़ाते रहे, बाद में जब देखा कि घर नहीं रहा, छत नहीं रहा, पानी नहीं रही, बिजली नहीं रही, सड़कें नहीं रही चलने को, और उड़ने के लिए जहाज नहीं, तो अब उनकी अकल आगे ठिकाने है। तो उसमें तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में डेफिनेटली, ब्रीफिंग में डेफिनेटली कुछ चीज़ें रह गई थी, लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। और अब जैसे क्लियर कट हमारे योद्धा आके तीनों सामने बैठ के, जैसे आपने कहा कि जो ऑपरेशंस के प्रमुख हैं वो, तो बहुत बातें क्लियर भी हो रही हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कल की प्लीज़ इसको आप, जो कल वाली जो कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में हुई थी, उसकी डब कीजिए, आप 16-17 लैंग्वेजेस में डब कीजिए। हमारा बहुत सारा ऑडियंस है जो कि इंग्लिश के अलावा समझता है, सीखता है। तो होपफुली आज थोड़ा देखा हमने, कुछ मिक्स हिंदी में चल रहा था, इंग्लिश में बोलना इसलिए ज़रूरी है कि अपने फॉरेन कंट्रीज आपको वॉच कर रही है, उनको भी संदेश देना होता है। बट अगेन आपके माध्यम से मैं एडीजीपीए को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसको मल्टीलिंगुअल आजकल सॉफ्टवेयर है, टाइम नहीं लगता, इसको डब कीजिए और इसको सर्कुलेट कीजिए, लोगों को समझ आए। रहमान साहब, ये बताइए कि जैसे अभी भी वहां पर, ठीक है, 9 इनके जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको हिट किया है, उनको तबाह किया है, और सैकड़ों आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना भी आ रही है।
इसके अलावा कुछ जो हमारा एयर इंडिया का विमान इन्होंने काठमांडू से दिल्ली आते हुए अपहरित किया और फिर कंधार में ले गए और अजहर मसूद समेत कई आतंकवादियों को छुड़वाया। अभी वहां पर अजहर मसूद भी है, हाफिज सईद भी है, दाऊद इब्राहिम लखवी भी है, कई दूसरे आतंकवादी हैं। ये तो ठीक है कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने बहुत सारे उड़ाए हैं पिछले 1.5-2 साल में, लेकिन ये जो वहां पर हैं, क्या कोई ऐसी डील हुई होगी? हालांकि अंदाजे लगाना और इस तरह की चीजें उन पर किसी नतीजे पर पहुंचना थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर क्या कोई डील हुई होगी इनको लेकर के? और क्या बिगड़ैल पाकिस्तानी सेना इस तरह की कोई डील उसके अंजाम तक पहुंचने देगी, जो कि इतनी कायर है कि इनको पालती पोसती रही है, इनको आगे करती रही है कि आप जाओ, हमारी जगह आप लड़ो, आप खून बहाओ, और वो ये ऐसा कुछ होने देगी क्या, या हमें ही करना पड़ेगा देर सवेर इनका काम भी? ओंकार जी, एक कहावत है, पावर ऑफ करप्शन एंड करप्शन ऑफ पावर। बहुत कम लोग होते हैं जो पावर को हैंडल कर पाते हैं। और अगर आप देखें टेररिस्ट की जो मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका है, वो बेसिकली पब्लिसिटी, लोगों को डराना, उस पे है। तो इनवेरिएबली ये जो टेररिस्ट है ना, ये किसी लिमिट के बाद आपके लिए लायबिलिटी भी बन जाते हैं, क्योंकि ये आपकी तरह किसी जैसे आप इसको आप फौज से कंपेयर करते हैं कि वो भी हथियार लेके ये भी चल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बनाया, ऑल राइट। जो मेरा अपना खबर है मेरे पास, उसके हिसाब से जो बड़े आतंकी हैं, जैसे हाफिज सईद है, मौलाना मसूद अजहर है, मौलाना मसूद का जो बाप था, उसको पाकिस्तानी में आर्मी चीफ जाके सल्यूट करता था, प्रमोशन होने पे मिलने जाता था। तो ये धीरे-धीरे इतने बड़े हो गए हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी पावरफुल है। वो ऑफ कोर्स पावरफुल है, बिकॉज़ उनके फॉरेन अफेयर से लेके बिजनेस से लेके डिफेंस सब कुछ है। लेकिन जब बात आती है प्रॉक्सी वॉर की, जहाँ प्योर हिंसा की, तो पाकिस्तान से भी ऊपर, आर्मी से भी ऊपर कुछ लोग हैं, चुनिंदा हैं, 2-3 ही हैं, जिनसे पाकिस्तान आर्मी भी बात करने में घबराती है, सीनियर मोस्ट। उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए, अपने लिए भला होगा कि अगर वो अपनी सोच बदलना चाहते हैं। पंजाब में, पाकिस्तान में सोच के बदलने का क्या है कि बेसिकली जो मिलिट्री का जो ग्रिप है वो हटे। जो भी टूटी फूटी उनके पॉलिटिशियंस हैं जैसे है, वो धीरे धीरे एक डेमोक्रेसी पकड़े तो शायद बच जाए, नहीं तो ये खत्म है। उस इरादे से देखें तो पाकिस्तान को तो खुद ऑफर करना चाहिए। पर मैं एज ए इंडियन ये बोलता हूँ, जैसे आपने कहा हम स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं कुछ, कि अगर मैं भारतीय हूँ और मोदी साहब को जानता हूँ, जस्ट जिस टाइम फोन आया होगा ट्रम्प साहब का ये कहने के लिए कि यार पाकिस्तान का गड़बड़ हो गया, उधर खतरा हो गया, ये जो है बंद करो, तो आपको क्या लगता है मोदी साहब ने बोला होगा यस सर मैं करता हूँ बंद? ट्रम्प का खुद का बयान है कि बहुत हार्ड बार्गेनर है हमारे मोदी साहब। तो पर मेरा ये कहना होगा ओमकार जी कि हमें ये सारे जितने भी सुअर हैं हमें नहीं चाहिए। हमें उनको भारत में लाके ट्राई करके जेल में लटका के खाना पीना खिला के फिर फांसी लटकाने का कोई शौक नहीं है। एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए, उस ट्रेड ऑफ के अंदर उनको पैसे भी उड़ाना है, किसने उड़ाना है वो खुद करें। उन्होंने पाले, उन्होंने बनाए, और खुद ही मरें, खुद ही मारें, हमें वो मतलब नहीं। बट हाँ, क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में कहना तो जैसे आपने कहा स्पेकुलेशन है, बट कुछ ना कुछ होगा। बिना लिए दिए इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान बहुत प्यारा है अमेरिका को, उसको पाकिस्तान को बचा के रखना है। अगले 10 साल के बाद पाकिस्तान के थ्रू हमसे लड़ना है अमेरिका ने, तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, हम भी अपना करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्या है, कब है, कैसे होगा, उसका कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन रैना साहब, ये अब दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, इसके डोजियर देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है जी कि आतंकवादी वहां हैं, पाले जा रहे हैं, उनका यूज मिसयूज किया जा रहा है दुनिया भर के देशों के खिलाफ, केवल भारत के खिलाफ नहीं, दुनिया भर के देशों के खिलाफ किया जा रहा है। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला था, अमेरिका बिल्कुल। ने ही मारा था, तो कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। दाऊद वहां है, वहीं फल फूल रहा है, हाफिज सईद वहां है, जैश के लश्कर के कहाँ मुख्यालय है सबको पता है, हमने तबाह किए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो एक लंबे समय तक मांग होती रही, क्यों पाकिस्तान को बचाता रहा है अमेरिका? टेरर स्टेट क्यों नहीं इसको डिक्लेयर किया जाता, और क्यों नहीं इसकी मुश्कें कसी जाती?
ऐसी कौन सी रणनीतिक, सामरिक और राजनीतिक, कूटनीतिक मजबूरियां हैं अमेरिका की? एक गाना है बड़ा पुराना, अहंकार जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो इसमें बेवफा को वफा कर लेते हैं। जियो पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ना इमोशंस की जगह नहीं होती, और वहाँ पे 100-200 लोगों का यहाँ मरना वहाँ मरना, अपने मरना, वो भी कोई इन लोगों को कोई मैटर नहीं करता। अमेरिका एक लंबी गेम खेल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और हमारी आज़ादी के पहले यूके बिल्कुल वीक हो चुका था, गवर्नमेंट बदल चुकी थी, लंदन में आगे लगी हुई थी, बिजली पानी के लाले पड़े हुए थे। अमेरिका ने $3 बिलियन उस टाइम यूके को दिए लोन पे, तो एक किस्म से वो उसका नीचे आ गया। पैसे की गेम है। अमेरिका ने एटम बम भी मारे हुए थे, तो सुपर पावर बन के आ गया। तब से उनका ये प्लान था कि यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करना जिसका नाम पाकिस्तान है, रशिया यूएसएसआर को काउंटर करना, जिसके बारे में आप जानते हैं। फिर बाद में यूएसएसआर टूट गया। तो जब तक यूएसएसआर था, कोल्ड वॉर था, समझ आता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान 48 में जाके सीटों से उनकी गोद में बैठ गया था, बाद में उन्होंने सीटों से एंटो बनाई उसमें, क्योंकि नेटो यहाँ हो नहीं सकता, नेटो अटलांटिक एरिया का है, तो पाकिस्तान उनके जुड़ गया अमेरिका के साथ ऑफिशियली, जो हम नहीं जुड़े। उसके बाद बंदा सोचता है अब क्या जरूरत है, कोल्ड वॉर खत्म है। लेकिन कोल्ड वॉर के से पहले हुआ अफगान का जिहाद। अफगान जिहाद के थ्रू इन्होंने यूएसएसआर को तोड़ा अमेरिका ने, और उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो नेचुरली उनको बहुत प्यार हो गया पाकिस्तान के साथ, प्यार पहले ही था। लेकिन जैसे जैसे अफगान जिहाद खत्म होने शुरू लगा, तो जनरल जिया ने वो पैसे और वो करेंसी और वो मैन पावर ट्रेंड कश्मीर में भेजनी शुरू कर दी, और बात करने लगा वो इस्लाम की। पाकिस्तान आर्मी की वर्दियां बदल गई, पाकिस्तान आर्मी की ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से अस्सलाम वालेकुम हो गई। तो उन्होंने जनरल जिया को उड़ा दिया, बिकॉज अमेरिका को एक लिमिट के बाद ये हरा झंडा पसंद नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, लाल झंडा हम रोक रहे थे रशिया का, यूएसएसआर का, वो तो टूट गया, अब ये जो ग्रीन झंडा फहरा रहा है, अब इसको उड़ाने का टाइम आ गया। उड़ा दिया। फिर लाइफ चलती रही। फिर जब गल्फ में ऑपरेशंस हुए, इन्वेजन हुआ, फिर तो इसमें हर जगह पाकिस्तान ने एक हीरा मंडी की तरह अपने आप को ऑफर किया। एक तो पाकिस्तान के रिलेशन जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज और वहाँ की जो इंटेलिजेंस और वो है, वो काफ़ी अच्छे हैं, और वो इंटेलिजेंस से आराम से अमेरिकन को पास करते हैं। जो ह्यूमन इंट का जो अमेरिका का शुरू में प्रॉब्लम होती थी, वो पाकिस्तान ने फुलफिल की। पाकिस्तान की आर्मी अरब नेशंस में ऑपरेट करती है, आज भी उनका एक एक्स आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया का काइंड ऑफ आर्मी चीफ है। तो जैसे जैसे जियो पॉलिटिक्स बदलती गई, वैसे वैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके ने अपने आप को प्रेजेंट किया। और जब 99 के कारगिल के बाद जब जूते पड़े, बिल क्लिंटन ने इसको बुला के कान खींचे नवाज शरीफ के, और हमें लगा कि अब सुधर जाएगा। तो उसके बाद पराक्रम का पखंड हुआ, और उसके साथ फिर बाद में पराक्रम और इसके बीच में वो हो गया 9/11। अब 9/11 हुआ, तो उसके बाद फिर इनको अमेरिकन को बेस चाहिए था, फिर उनको रास्ता चाहिए था, फिर ट्रांजिट राइट चाहिए थे। तो हीरा मंडी ने बोला ठीक है, अब हमारे लोगों को ड्रोन से मारो, हमारे अंदर से रास्ते से गाड़ियां लेके जाओ, हमें आप $4 बिलियन पकड़ा दो। तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका को मोह नहीं है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका को ऐसा है कि ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, और आने वाले भविष्य में भी मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगी। क्योंकि आज ही अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका का इंटरेस्ट ईरान को खराब करना है, पाकिस्तान की बाउंड्री टच करती है। अमेरिका का इंटरेस्ट जो जानबूझ के, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जानबूझ के अपने हथियार वो जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, उसने लोगों ने बड़ी बातें की, ये हो गया वो। मैं तब भी कह रहा सुपर पावर है, अगर चाहे तो आधे घंटे में हथियार उड़ाए जा सकते हैं। वो छोड़ के गया है जानबूझ के, वो चाहता था यहाँ गदर मचे। उसको उसको पाकिस्तान चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो चाइना सी पैक बना रहा है। अभी आज किसी ने कहा देखो ग्वादर में चाइनीज आ जाएंगे। ग्वादर में चाइनीज तभी आगे बैठेंगे जब सी पैक चलेगा। अब इमेजिन कीजिए कि चाइना की सी पैक बंद है, ऊपर से बलोचिस ने उड़ा दिया ये, और चाइना की 2 सबमरीन और 2 जहाज ग्वादर में बैठे, उनको बचाने कौन आएगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा? तो वो तो कट गए, उनको तो ना री-इन्फोर्समेंट ना कुछ। तो चाइना को रोकना है तो पाकिस्तान चाहिए। और जैसे मैंने कहा, फ्यूचर में अगर भारत से पंगा लेना है, जैसे वो पहले भी लेता रहा है, तो भी उसको पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान अपने आप को क्योंकि हीरा मंडी की तरह बिल्कुल बिक चुका है, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा यूएस के पास है, और उसके पर्पज सॉल्व करता है। अब हमारी जितनी मर्जी दोस्ती हो जाए अमेरिका के साथ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अमेरिका नीचे नीचे आ रहा है और चाइना नीचे नीचे आ रहा है, हमारा राइज किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और आज फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि चाइना सामने दिखता है। आज से 10 साल के बाद जब चाइना थोड़ा डुबकी लगा चुका होगा और हम और ऊपर जा चुके होंगे, और अमेरिका खुद इनसिक्योर होगा, बिकॉज अमेरिका भी ऊपर नहीं जा रहा। ट्रंप साहब ने जो रेवोल्यूशन लाई है, उसके अमेरिका का अपना भी बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। एक किसी टाइम पे आके हमारा आपस में फिर एक सामने आमना सामना एज ए कॉम्पिटिटर। और अगर हमारी सरकार या अमेरिका में कोई ट्रंप जैसा बेवकूफ़ आ गया और हमारे भी यहाँ कोई इमेच्योर सरकार आ गई, तो फिर वो वही कॉम्पिटिशन एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा।
जो वो चाइना के साथ करना चाहता है, कल को हमारे साथ, तो उसको पाकिस्तान रखना है। तो ये उसकी इसमें मोहब्बत नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल वो रियल पॉलिटिक है, जियो पॉलिटिक्स से भी ऊपर होता है रियल पॉलिटिक, वो है। एक मैं जानना चाहता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप मदद कर रहे हैं या बाधक बन रहे हैं? अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ रहा है, ऑन कैमरे पर आ रहा है। इन्होंने कहा दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। मेरे प्रशासन ने तत्काल युद्ध विराम में मदद की है। हम लोग परमाणु युद्ध नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने दखल दी है। क्या परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी 3 दिन में ही? ये हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, और ईश्वर की कृपा ही तो मैं लिखूंगा खुद, कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री, इस्लाम का न्यूक्लियर का झंडा लेके घूमने वाली कंट्री, जिसने हमारे बेचारे शरीफ प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब को भी गुमराह करके ये बुलवा करवा दिया कि एलसी क्रॉस नहीं करनी, न्यूक डलवा देंगे, उस कंट्री की औकात सामने आ गई। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, हमने भी बनाया, लेकिन हमारे भी बीच में सरकारें ऊपर नीचे होती रही, मगर इनकी जो सरकार है, आर्मी, वो इतनी करप्ट है, उनके पॉलिटिशियन तो उनसे भी ज़्यादा करप्ट है। इन्होंने इतना देश को लूटा है कि ये देश जिसका जीडीपी और जिसकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा थी 1950s और 60s में, आज देखो किस किस हालत में पहुंचाई है। तो इस हालत में जब इसको पहुंचाया गया है, पाकिस्तान की जो अभी हालत हुई है, उसकी जिम्मेवार इनकी अपनी, आप जो भी कह सकते हैं, जो तो उसके बाद आपने न्यूक्लियर बॉम्ब रख के क्या करना है? आपके पास फाइटिंग एबिलिटी थी, आपको पता नहीं, आपके शो पे बात हुई थी, मैंने एक बार कहा था कि आमने सामने आ गए, 4 दिन की लड़ाई है ये, अगर फौज आमने सामने लड़ पड़ी 4 दिन के ऊपर नहीं टिकेंगे, और देखो वही हुआ। अभी तो आमने सामने लड़ाई भी नहीं हुई, चौथे दिन ही पैकअप हो गया। अब ऐसा नेबर भी खतरनाक होता है ओमकार जी, कि आपको 40-45 स्टेप चढ़ के एस्केलेशन लैडर के ऊपर बैठा हुआ है न्यूक, उसके नीचे 40-45 स्टेप्स है। ये तो तीसरे दिन भी पैक हो गया और तीसरे स्टेप में ऊपर चला गया। तो ऐसे दुश्मन से निपटना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा वो करेक्शन करूंगा, आपने कहा था कि 2 न्यूक्लियर पावर्स कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ट्रंप ने बोला, ट्रंप को शायद पता नहीं है कि अभी एक न्यूक्लियर पावर खत्म हो चुकी है, जो वहां की खबरें आ रही हैं और आएंगी, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर एसेट्स की जब लीकेज स्टार्ट होती है, ट्रंप जी, अपना ओमकार जी, तो फिर उसमें आप जाते नहीं हो चेक करने। ये वैसा नहीं है कि आपकी दुकान में आग लगी थी, आप अंदर जाके देख रहे हो तार से लगी कहाँ, ऐसा नहीं है। एक बार न्यूक एक्सीडेंट जब हो जाता है, उसके आसपास कोई नहीं फटकता, और इसकी जो रेडियो एक्टिविटी एक बार चल पड़े तो उसकी लाइफ 1000 साल होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में जहाँ भी ऐसा कुछ होता है, उस जगह को सील किया जाता है, और सील करके भी रुकता नहीं है, फटा नहीं है बिकॉज डेटोनेशन नहीं हुई है, लेकिन हमारे इम्पैक्ट के कारण जो भी बॉम्ब गिरे, उसमें इनस्टेबल फैक्टर इंस्टेबिलिटी आ गई। जब यूरेनियम इनरिच होने के बाद जब वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो अपने आप को खाने लगता है, और फिर वो फ्यूजन और या फिशन डिपेंडिंग ऑन, उसमें जो नाइट्रोजन उसमें जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, उसके बचाने के लिए इजिप्ट के जो जहाज आए हैं, उसमें जो बोरॉन 10 करके इजिप्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको लाया गया उसको कंट्रोल करने के लिए। अभी मेरे पास एक वीडियो भी आया है जहाँ पे पूरा गांव खाली कर दिया गया, सरगोदा के पास बड़ा सा गांव है वो, और उस वीडियो के अब क्लेम जो वेरीफाई नहीं कर सकते, उनके अनुसार 100 किलोमीटर रेडियस में गांव खाली कराए जा रहे हैं। तो अगर ये हो ये गया जी, तो किराना में जो है उसकी बात इस्लामिक दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर पावर डीन्यूक्लियराइज हो जाएगी। ये पाकिस्तान जो है, जब आदमी कोई छोटा मोटा हथियार भी खरीदता है तो अपने परिवार की, अपनी हिफाजत के लिए खरीदता है, लेकिन उस हथियार की भी तो हिफाजत करनी पड़ती है। तो जी, ये अगर उस हथियार की, उस परमाणु अस्त्रों की हिफाजत नहीं कर सकते, और देखिए आप, मतलब कितने पागल लोग हैं। इनका मंत्री कहता था कि पाव पाव भर के हमारे पास परमाणु बम है, जी, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की नॉनसेंस बातें, हम तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते हैं। चीन के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट 2017 में भी हुआ, फिर 2020-21 से लेकर के 24 तक चलता रहा। हम लोग कभी नॉन सीरियस बातें नहीं करते। ये लोग हमेशा या तो दूसरों को मूर्ख समझते हैं कि तुम्हारी धमकियों में वो आ जाएंगे, या अपने को बहुत सियाना समझते हैं कि हम इसके बल पर कुछ भी गलत करते रहेंगे। तो आज क्या नौबत आ गई है
कि केवल पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका तक की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, फटी पड़ी है। उसके दो कारण है ओमकार जी। जब लड़ाई शुरू हुई और चाइनीज इक्विपमेंट की वाट लगनी शुरू हुई, सारे खुश हुए। अमेरिका बड़ा खुश था, ये गिरा इनका JF-17, ये गिरा JF-10, ये इनकी रडार कंडम होगी। बड़ा मजा आया अमेरिका को भी। जकोबाबाद एयरपोर्ट पे अमेरिका की प्रोटेक्शन लगी हुई है, बिकॉज वहां भी इनकी न्यूक्लियर एसेट्स हैं और उसकी गारंटी अमेरिका ने ले रखी है। जो हम लोग कहते हैं ना कि इनके हथियार जो है न्यूक्लियर, वो अमेरिका के सुपरविजन में है। जब वहां जाके ठोका मिसाइल, तो अमेरिका भी हिल गया। उनका बेस्ट डिफेंस सिस्टम वहां लगा हुआ है, हमने उसको भी भेज दिया। तो अमेरिका को फिर तो ऊपर से वो थानेदार तो है ही है। अब थानेदार को चिंता तो करनी पड़ती है। जब तक कुछ ना हो रहा, दबा दबा चल रहा था, दुनिया शरेआम हो गई। जहाज भेजा, रेडियो एक्टिविटी चेक करो। आप इमेजिन कीजिए, आज पाकिस्तान के दांत अगर सांप के निकाल दिए जाएं, न्यूक्लियर दांत ही है ना इसके, तो जो अमेरिका ने सोच रखा है कि इसको आज ईरान के खिलाफ यूज करूंगा, कल मैं भारत के खिलाफ करूंगा, परसों में चाइना के खिलाफ करूंगा, वो सारी किए किराए पे पड़ गया पानी। बिकॉज अब मैं आपको गारंटी लेके देता हूँ ओमकार जी, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए एयर स्पेस बंद की हुई है। अगर आपके या मेरे पास एक जहाज होता ना पर्सनल, हम भी मालिया टाइप कोई होते, तो मैं आज पक्का इस्लामाबाद के ऊपर घूम के आता, बिकॉज हमें देखने वाला कोई नहीं है। उनकी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल खत्म है पाकिस्तान की। बिजली है नहीं, ऊपर से कल परसों ने चिनाब खोल दिया, आज सुबह में आ रहा है चिनाब का पानी फिर सूख रहा है। तो उनकी जब पानी खत्म हो रहा है, इसी पानी से उनकी बिजली बननी है। और बिजली में जो टरबाइन चलती हैं, एक बार जब पानी पीछे से एकदम रुक जाए, तो वो टरबाइन एक बार रुक जाए तो उसको स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज सारी टरबाइन जो है ये यूरोप में बनती हैं, तो वहाँ से इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की तो लग गई वाट। तो अमेरिका को इसलिए इसलिए भी उसकी, जैसे आपने कहा, फटी पड़ी है, बिकॉज अब उसको चिंता है कि बहुत बड़ा प्यादा एक उसने जो पाल रखा था यहाँ पे, वो अभी निकम्मा हो गया या निकम्मा होने वाला है। अभी आने वाले दिन बताएंगे न्यूक्लियर सच खबर कितनी सही है नहीं है। मगर मैं एक बात, अगर प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट पे जाएं, जिन्होंने शुरू में कहा था कि मैं ढूंढूंगा, मारूंगा और जड़ तक पहुंचूंगा, तो पाकिस्तान की टेररिज्म की जड़ जो थी वो हाफिज सईद, और वो तो जैसे पेड़ के पत्ते हैं या ब्रांचेज हैं, वो स्टेम जो थी वो पाकिस्तान आर्मी थी, और उसकी जड़ें जो थी वो इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, जिसके पीछे वो रख के और आगे आके बोलते थे हाँ भाई हम आप पे अटैक करें, आप मेरे पे अटैक करोगे। जैसे आपने कहा पाओ वाले ऐसे वाले लीडर डराते रहे हमें और हम डरते रहे। वाजपेयी साहब की मैंने बात की, वेल मीनिंग प्राइम मिनिस्टर का, आप शक नहीं कर सकते क्यों उन्होंने बोला एलसी क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि उनको नहीं चाहते, वो नहीं चाहते थे कि हमारा कोई शहर बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो ब्लैकमेल है वो खत्म हो गया, इसलिए अमेरिका भी परेशान है, पाकिस्तान तो है ही है। लेकिन अजय जी, तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, हमारे इसरो ने, DRDO ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, जो भी हमारे सेना के इस समय लीडरशिप है, CDS से लेकर के तीनों सेनाओं के प्रमुख, और जो उनके तहत भी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल काम कर रहे हैं, सारी लीडरशिप जिन्होंने दिन रात परिश्रम किया, तैयारी की और पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया हिंदुस्तान के भीतर। एक फिरोजपुर में किसी घर में थोड़ा सा एक ड्रोन गिरा, एक अमृतसर के किसी गांव में गिरा, बाकी कहीं इतना बड़ा नुकसान नहीं। या ऊपर हम इधर श्रीनगर वगैरह में कुछ चीजें सुन रहे हैं कि वहां पर कुछ हुआ है, पर इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम हमारा, मुझे लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग इस समय हमारे पास है, और होगा तो दूसरे देशों के पास भी, लेकिन उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना और दुश्मन देश को के दांत खट्टे कर देना, उसके हर आक्रमण को, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो, आपके जंगी जहाज हो, सबको गिरा देना, ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। एब्सोल्युटली। दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं। हम लोग शायद नैरेटिव को देख के उदास हो, कभी खुश, कभी अमेरिका ने क्यों बोल दिया, सीज फायर क्यों हो गया, जैसे सीज फायर तो है नहीं है, उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन जो डिफेंस को जानते हैं और जो इसको समझते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे आपने कहा, डिफेंस सिस्टम बाकियों के पास भी होगा, मगर बैटल टेस्टेड नहीं है। और हमने बैटल टेस्ट हुए हैं किसके खिलाफ? जो अपने आप को क्लेम करते हैं दुनिया के बेस्ट जहाज। चाइना तो ये कहता ना कि मेरे जो हाईटेक जहाज हैं, और इसलिए जब उनके DGMO, उनके MO ने कहा कि हमने बड़े हाईटेक जहाज़ों के साथ भारत का मुकाबला किया, तो हमारे DG एयर ऑपरेशन ने बोला कि मैं नाम तो नहीं दूंगा, बट ये आप सुन लीजिए कि हमने उनके हाईटेक जहाज गिराए हैं। तो ये, और अभी उसका इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट देखिए, राफेल के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, और रशिया ने आज इंडिया को ऑफर किया है कि हम S-500
आपके साथ भारत के अंदर जैसे ब्रह्मोस बना है वैसे बनाएंगे। तो ये हम कैसे कर पाए? ऑफ कोर्स पिछले 10 साल से जो सरकार है जिसने सपोर्ट किया है, उसके पहले वाली सरकार ने पार्लियामेंट में उठ के बोला था हमारे पास पैसे नहीं है, हम लद्दाख में सड़कें तक नहीं बना सकते। और उसके चेंज होती है सरकार और हम लोग लद्दाख का नेटवर्क, हमारे वेपन सिस्टम जब गलवान हुआ और कितनी परचेजेस, और उस टाइम क्या हो रहा है, साथ में कोविड चल रहा है, दुनिया टूटी फूटी पड़ी है। तो हमने करके दिखाया, बिकॉज ये होती है कि ईमानदार सरकार, एक नेशनलिस्ट सरकार गलती करेगी, इंसान है, मैं जैसे कहता हूँ हम सब सरकार, और हम अगर अपने पुराने रामायण और महाभारत खोल के पढ़े, हमें लगता है हमारे देवी देवताओं से भी गलती होती है। इंटेंट, इंटेंट क्या है? इंटेंट है राष्ट्रवाद। तो उसका उसका ये फाइल हम देख रहे हैं। और उसमें फिर जुड़ी एक चीज़ और, जो आप अपने धर्मपत्नी जी से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जब हमारे घरों में पुरानी साड़ी हो जाती है, कई लोग उसका पर्दा बना देते हैं, जब वो पर्दा भी से बोर हो जाते हैं फिर उसको तलाई में डाल देते हैं, कुछ लास्ट में पोचा बन के वो एक ही वस्त्र 10 बार हम इस्तेमाल करते फिर हैं। भी काम आता है। हाँ, तो इस एयर डिफेंस सिस्टम में जो गैप थे, क्योंकि एयर डिफेंस के जो इक्विपमेंट और जो मिसाइल्स हम फायर करते हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और जो पीजीएम्स हमने फायर किए हैं जैसे स्पाइस की है या वो की है, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर भारत ने क्या किया, अपने गैप्स को, अपने पुराने हथियार जो कि इन्वेंट्री में पड़े थे, लड़ाई में यूज नहीं हुए, उनको बीच में डाला। तो जहाँ पे मतलब गुलेल से लेके प्रैक्टिकली, गुलेल में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ड्रोन पे उड़ते हो, ड्रोन को राइफल पे फायर कर रहे हैं, तो समझ लो आर्मी की लैंग्वेज में वो गुलेल है। वहाँ से लेके आपके S-400 तक के बीच का जो जो लैंडस्केप है, उसको जैसे आज और कल दोनों बार बोला डीजी एयर ऑपरेशंस ने कि हमने पुराने से पुराना सिस्टम जो हमारे पास पड़ा हुआ था, हमने उसको भी, ये नहीं कि वैसे का वैसे लगा दिया, उसको ठीक किया, उसको ऑटोमेट किया, उसमें जो उसको अपडेट किया, और फिर एक नए वाले नेटवर्क के साथ जोड़ दिया। तो चाहे दुनिया के पास होगा, बट जैसे मैंने कहा एक बैटल टेस्टेड नहीं है, और ऐसा सिस्टम दुनिया के पास नहीं है। आपने इसराइल से ज़्यादा एयर डिफेंस किसी का अच्छा नहीं था आज तक। अमेरिका वगैरह को जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनके आसपास कोई है नहीं। जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जितने देश हैं उसमें सबसे तगड़ा 3 लेयर इनका था। लेकिन जिस मिसाइल को हमने हिसार के ऊपर मारा है, ईरान की जो फतेहवन। हाँ जी, हम्म। उसको, हाँ, ये वो बोलते हैं, वही इसराइल, उसी कैटेगरी और उसी फैमिली की, और मेड इन ईरान, ये भी मेड इन ईरान इसराइल थी। इसी मिसाइल ने तेल अवीव में जाके इसराइल में नुकसान किया था पिछली बार, जब अमेरिका इसराइली फाइटर F-35 आए और इन्होंने ईरान का डिफेंस तोड़ा, या डिफेंस के सारे रार तोड़ दी। तो इन्होंने जब एक सैल्वो फायर किया था, जब सुनने में आया था कि हाइपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी, और ये जो एंटर करती है उसके बाद 8-9 वॉरहेड निकलते हैं, कोई यहाँ जाता कोई जाता, तो आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। हमने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, और आई थिंक वो इंटरसेप्शन जो थी ना, उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि अगर ये ज़्यादा रोग हो जाता है और हम पे अगर न्यूक्लियर भी करता है तो हम संभाल लेंगे, बिकॉज हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाला भारत पहला देश है। ये शायद हमें, हमारे ऑडियंस को समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हुई हैं। वो कहने को जी हमने एक न्यूक्लियर कंट्री है जिसने एक दूसरी न्यूक्लियर कंट्री के सारे अड्डे उड़ा दिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। ये हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री की किताबों में आने वाली जनरेशन को पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे देशवासियों को गर्व होना चाहिए। वो छोड़ो, अब ट्रंप की आदत है गलत टाइम पे बोलने की। ट्रंप ने कुछ नहीं कराया, उसके पास रोते हुए गए, मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया, मोदी साहब ने जैसे आपने कहा कुछ शर्तें रखी होंगी, उसके बाद बोला ठीक है यार, रुक जाते हैं थोड़ा दिन। सो ये है कहानी। अच्छा, दुम जो है वो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहनी है, इनकी ये आदत से मजबूर हैं, हरकत तो कुछ करेंगे ये, देर सवेर ये बाज तो आएंगे नहीं। अभी तो खैर गहरा जख्म है और वो अभी जख्म को सहला रहे हैं। और चूंकि ट्रंप ने अपनी मूंछ पर ऐंठा दे लिया है कि हमने रुकवाया है, तो शायद कुछ दिन के लिए ये ट्रंप का भी लिहाज रखें, पर गलती तो करेंगे ये। ट्रंप के सीज फायर के, ट्रंप का रिकॉर्ड था कि उसका गाजा का सीज फायर 6 दिन चला था, और यूक्रेन का कह रहा 24 घंटे में सीज फायर करूंगा, वो अभी तक हुआ नहीं। वो तो रशिया ने मारना बंद किया। यहाँ पे ट्रंप का सीज फायर 3 घंटे चला, 3 घंटे चला। है ना, वो ऑलरेडी टूट चुका है। तो सीज फायर तो ये था ही नहीं, बट जो भी था एग्रीमेंट था वो 3 घंटे में खत्म हो गया। तो ट्रंप की हमें परवाह नहीं है, बट ये बात जरूरी है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी है। लेकिन कुत्ते की दुम तब हिलेगी ना ओमकार जी, कुत्ते की बॉडी साथ जुड़ी होगी। तो हमने जो कारनामा किया है ना, वो आप ये समझ लो कि कुत्ते की दुम और बॉडी के बीच में ऑलमोस्ट अब टंगी हुई है वो दुम। हाँ, अगर उसको हम कुछ और उपचार नहीं करेंगे तो फिर एक दो जुड़ भी जाएगी कि नेचुरल हीलिंग होती है, फिर वो फिर हिलाएगा या फिर हमें तंग करेगा। बट ये बात यहाँ रुक नहीं रही। हमने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। इसका रीज़न है, और आने वाले
2 से 3 महीने में ऐसा कुछ होने वाला है जो मेरी नज़र में लगता है, जो लोग निराश हुए हैं। हालाँकि सरकार ने कभी नहीं बोला था हमें पीएचओके आपको लेके देंगे, पाकिस्तान को तोड़ेंगे, ऐसा सही कुछ नहीं बोला। कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था, वो हमने सोच लिया। वो सपना भी ईश्वर कृपा करे, इस साल से खत्म होने से पहले-पहले मुझे वो होता हुआ नज़र आ रहा है। बिना हमारे लड़ाई बीच में घुसे हुए, क्योंकि बीच में घुसना अपने जवानों को मरवाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी कंट्री हमने कौन सा एरिया कैप्चर करना है उनका, ज़रूरत ही नहीं है हमें। जब टूटेगा फूटेगा तो पीओजे खुद हमारे पास आएगा, तब देखेंगे। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ आने वाले दिनों में, और यही एक वो है, कहते हैं ना, जो असलियत जो नज़र आती है। जी। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क से बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।